हेलो स्टूडेंट, मैं आपका विजय सर। आज के इस खास वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में अब तक हम लोगों ने जो किया है वो क्वेश्चन नंबर 17 तक कर चुके हैं और आज का लेक्चर जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और प्लस समझने वाला भी है। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगने वाली चीजें हैं, तो मजा आएगा आज की क्लास में। तो आराम से आप बैठ जाइए और साथ में आप एकदम ध्यान से इस लेक्चर को देखने का प्रयास करिए। आपको एक एक चीज एकदम क्लियर होगी, एकदम स्पष्ट रूप से क्या होगी, समझ में आएगी। तो चलिए आराम करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। तो कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों की खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। डायग्राम को देखिए ध्यान से। यहाँ पे देखो, कह रहा है कि एक बार ए को केंद्र माना तो त्रिज्या लिया 0.5 सेंटीमीटर का। जब बी को केंद्र मान रहे हैं तो त्रिज्या हम कितना ले रहे हैं आपका 1.0 सेंटीमीटर का। फिर जब ए को केंद्र मान रहे हैं तो त्रिज्या बढ़ जा रही है 1.5 सेंटीमीटर का। फिर जब बी को केंद्र केंद्र मान रहे हैं तो त्रिज्या क्या हो रही है आपका 2.0 सेंटीमीटर का। मतलब जब ए पे है तो 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, अब बी पे जा रहे हैं तो 0.5 में 0.5 और ऐड हो जा रहा है और वह त्रिज्या बढ़ के कितनी हो जा रही है 1.0 सेंटीमीटर। फिर जब पीछे आ रहे हैं तो फिर 0.5 ऐड हो रहा है, अगला कितना हो रहा है 1.15 हो रहा है। फिर बी पे जा रहे हैं तो कितना हो जा रहा है 0.5 और ऐड हो जा रहा है और कितना हो जा रहा है 2.0 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। तो एक काम करो, सबसे पहले आप यहाँ पे हल में आप लिखो कि केंद्रों ए और बी को लेते हुए या केंद्रों ए व बी के आधार पर त्रिज्याएं, आधार पर त्रिज्याएं। और त्रिज्या हमने क्या मान लिया पहला, तो माना R1 बराबर, जब ए को केंद्र माना है तो 0.5 सेंटीमीटर। R2 जब बी को केंद्र माना है तो 1.0 सेंटीमीटर। R3 जब फिर ए को केंद्र मान लिया तो 1.5 सेंटीमीटर। R4 जब हमने क्या किया भाई, बी को केंद्र मान लिया तो 2.0 सेंटीमीटर। ऐसे ही आगे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है जी। अब कह रहा है कि जैसा कि आकृति में दिखाया गया, बिल्कुल दिखाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या करिए, ज्ञात कीजिए। कितने क्रमागत है भाई, 13 क्रमागत हमारे क्या है अर्धवृत्तों से। तो 13 क्रमागत अर्धवृत्तों की कुल लंबाई जो होगी वह पहले अर्धवृत्त की लंबाई प्लस दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई प्लस तीसरे अर्धवृत्त की लंबाई, ऐसे करते करते 13वें अर्धवृत्त के लंबाई के योग की क्या होगी, बराबर न होगी। बात समझ में आ रही है। उससे पहले हम क्या करते हैं, इन 13 क्रमागत अर्धवृत्तों की लंबाई कितनी होगी इसके लिए एक सूची पहले प्राप्त करते थे। हम लिखेंगे यहाँ पे कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों की लंबाई या लंबाइयों की सूची। और ये क्या होगा भाई, तो यह हो जाएगा L1, L2, L3, L4 डॉट 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 कहां तक 13 है तो L13 तक। क्लियर है। अब एक अर्धवृत्त की लंबाई क्या होती है ये आपको समझना। तो अर्धवृत्त किसका भाग है, वृत्त का आधा भाग है। तो वृत्त की लंबाई क्या होती है, तो वृत्त की लंबाई वृत्त की परिधि के बराबर। किसके बराबर भाई, वृत्त की परिधि के बराबर। अब वृत्त का परिधि क्या होता है, तो वृत्त का परिधि होता है 2πr। अब चाहे तो कहीं भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर कहा कि वृत्त का परिधि या वृत्त की लंबाई जो होती है बराबर होती है वृत्त का परिधि के। अब वृत्त का परिधि जो हमारा होता है वो होता है 2πr। कितना होता है भाई, 2πr। तो अर्धवृत्त का लंबाई कितना होगा, तो अगर हम इसके बारे में बात करें, चलिए हम इसे में लिखते हैं, कहीं भी हम लिख सकते हैं अर्धवृत्त का लंबाई, अर्धवृत्त का लंबाई। तो ये होता है वृत्त का लंबाई का आधा। अब वृत्त का लंबाई कितना है 2πr, तो
टू पाई आर का था, टू से टू कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, पाई आर। क्लियर है। तो अर्धवृत्त की लंबाई जो निकल के आ गई वो किसके बराबर हो गई, पाई आर के बराबर। तो इसी बिहाफ पे 13 हमारे जो क्रमागत अर्धवृत्त हैं उनकी लंबाइयां क्या होगी। तो पहले की लंबाई, तो पहले की लंबाई होगी पाई, अब पहले के लिए त्रिज्या कितना है, R1, तो पाई R1। दूसरे के लिए क्या हो जाएगी, पाई R2। तीसरे के लिए क्या हो जाएगी, पाई R3। चौथे के लिए क्या हो जाएगी, पाई R4। डॉट 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 कहाँ तक, तो पाई R13 तक। ठीक है, ऐसे ही होगा ना, सारे अर्धवृत्तों की अपनी एक त्रिज्या होगी, तो उस त्रिज्या के आधार पर हमने इस तरीके से मेंशन कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान रखते हैं पाई का, और साथ ही साथ पाई के साथ में R1, R2 और R3 का। हमारा क्या आएगा भाई, यहाँ मान रखेंगे तो पाई का मान होता है 22/7 और R1 का मान होगा हमारा 0.5। फिर यहाँ पाई का मान कितना होगा, 22/7। R2 का मान होगा 1 इंटू 1.0, फिर 22/7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.5, फिर आपका क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 2.0, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही आगे हमारा क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। क्लियर है, कहाँ तक बढ़ेगा भाई, तो यह बढ़ेगा 13 पदों तक, यह 13 पदों तक जाएगा। क्लियर है। अब आगे देखिए, अब इसको अगर सॉल्व करो तो 22 का आधा कितना होता है, तो 22 का आधा होगा हमारा 11/7। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 22/7, यहाँ क्या हो जाएगा, तो अगर ये देखो तो 1.5 है, तो 22 और 22 का आधा 11, मतलब 33/7। और यहाँ क्या हो जाएगा 44/7, डॉट 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 कहाँ तक, 13 पदों। अब प्रश्न उठता है कि क्या यह एक एपी है, तो ध्यान से देखो सबका हर तो बराबर है, 22 में से 11 जाएगा 11 बचेगा, 33 में से 22 जाएगा 11 बचेगा, 44 में से 33 जाएगा 11 बचेगा। तो जाहिर सी बात है कि उपरोक्त जो हमें सूची प्राप्त हुई है वह एक प्रकार की क्या है, एपी तो है। तो आप लिखेंगे क्योंकि उपरोक्त सूची एक एपी है, एपी है जिसका प्रत्येक अगला पद पद अपने पिछले पद, इसका प्रत्येक अगला पद अपने पिछले पद में एक निश्चित मान जोड़कर प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। इसलिए पहला पद हो गया 11/7, सार बनता डी, ये हो गया 22/7 माइनस 11/7, घट के कितना देगा 11/7 देगा। एन कितने पदों तक है, तो 13 पदों तक। तो 13 पदों का लंबाइयों का योग ज्ञात करना, मतलब S13 आपको ज्ञात करना। आसान है, कोई खास नहीं है। चलिए यहाँ पे करते हैं, कैसे होगा ये क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि चूंकि n पदों का योग यह होता है Sn इजकल टू n/2 2a प्लस n माइनस 2a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर। ठीक है जी, हमारे पास कितने पद हैं या कितने अर्धवृत्त हैं, 13 अर्धवृत्त हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 13 अर्धवृत्तों की कुल लंबाई, 13 अर्धवृत्तों की कुल लंबाई, और 13 अर्धवृत्तों की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, देयरफॉर S13, यह आ जाएगा 13/2 2a, ए का मान कितना भाई 11/7 प्लस 13-1, और डी का मान हमारा कितना आया, वो अभी है 11/7, इतना हमारा आ गया। क्लियर है, तो सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आ गया 13/2, और यहाँ 11 में 2 का गुणा करके कितना हो जाएगा 22/7, और यहाँ देखिए 12 गुणे 11/7, इतना आ गया हमारा। अब देखो कैसे आएगा, ये आ गया 13/2 22/7 प्लस
11 दूना 22 के 2, 11 कम 11, 11 दो कितना हो जाएगा 13, 132/7। अब चूंकि हर बराबर है तो आपस में जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 13/2, और यहाँ आ गया 2 2 4 और 3 2 5, और यहाँ पे 154/7 आएगा। अगर हम इसे काटें तो 7 एकम 7, और 7 दूना 14 और 7 दूना 14, तो ये हमारा आ गया 13/2 गुणे 22, तो 2 एकम 2, और ये कितना आ गया 11। तो अगर हम गुणा करें तो S13 का मान हमारा जो निकल के यहाँ पे आएगा वो आएगा 143। और चूंकि देखिए सेंटीमीटर में है तो अभी किस में आएगा सेंटीमीटर। तो जो हमारा निकल के यहाँ पे S13 का मान आया, यही हमारा 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की क्या होगी कुल लंबाई होगी। तो हम चाहे एक लाइन में लिख सकते हैं, अर्थात 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर होगी। कुल लंबाई कितनी हो जाएगी 143 सेंटीमीटर के बराबर। बड़ा आसान है, इजी है, कुछ नहीं करना था आपको। यहाँ पे क्या करना था भाई, इन अर्धवृत्तों की सभी लंबाइयों को जोड़ के आपस में क्या करना है योग निकाल देना। तो ये है क्या एक्चुअल एपी का फंडा है, एपी ही चल रहा है। तो एपी में हम ऐसे एक एक करके अलग अलग नहीं जोड़ते, ये बात तो आप अच्छे जानते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इसका योगों का फार्मूला लगाते हैं। तो योगों का फार्मूला में हमें n चाहिए होता है, n दिया है 13 पद, साथ में क्या चाहिए होता है प्रथम पद चाहिए होता है, उसका सार्वंतर चाहिए होता है, वो सारा चीज हम निकाल लेते हैं आसानी से, और निकाल के उस फार्मूले में क्या करते हैं लगा देते हैं। तो चलें इसे नोट करें। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 18 करने के बाद से अब इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 19। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में, कितना लट्ठे कुल है भाई 200। तो क्या क्या दिया है पहले लिखते चलो। हल हमारा दिया 200 लट्ठों, मतलब कुल लट्ठों की संख्या कितनी है 200, मतलब योगफल दिया s, और कितने भाई n का, मतलब n पंक्तियां ऐसे लगी होंगी तो Sn बराबर दिया है 200। ठीक, को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे निचले वाली पंक्ति में 200 20 लट्ठे, सबसे देखो इस आकृति में सबसे नीचे वाले में 20 लट्ठे रखे गए, उसके ऊपर 19 लट्ठे रखे गए, उसके ऊपर कितना 18 लट्ठे रखे गए, ऐसे ही रखे गए इत्यादि। आकृति 5.5 में देखिए ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, आपको ये बात बताना। बड़ा आसान है, आप लिखें कि चूंकि पंक्तियों में रखे गए लट्ठों द्वारा प्राप्त सूची, ठीक है जी। अब यहां ध्यान से देखिए, सबसे निचले पंक्ति में कितना रखा गया है तो वो रखा गया 20, ये हो गया 20, उसके ऊपर कितना रखा गया 19, उसके ऊपर 18, उसके ऊपर 17 रखे गए होंगे, ऐसे ही आगे बढ़ा होगा। ठीक है, कुल कितने हैं, तो कुल हमारे जो आपका लट्ठे हैं वो 200 है। ठीक, तो क्या यह जो आपको सूची प्राप्त हुई है एपी है, बिल्कुल है सर। 19 में से 20 जाएगा -1, 18 में से 9 जाएगा -1, 17 में से 18 जाएगा -1। तो आप देख रहे हैं प्रत्येक अगला पद एक निश्चित मान को जोड़ने से क्या हुआ है प्राप्त हुआ है। तो आप कहेंगे उपरोक्त सूची एक एपी है। अगर यह एक एपी है तो देयरफॉर आपको क्या क्या मिला, तो पहला मिलेगा प्रथम पद कितना हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा। दूसरा सार्वंतर डी, तो डी हो जाएगा 19 - 20, कितना आ जाएगा भाई -1। ठीक, क्या कितने पंक्ति हैं पूछा, कितने पंक्ति हैं भाई, तो एन निकालना, एन आपको पता नहीं। ठीक है, तो क्या एन निकाल सकते हैं आप, ये बात आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि क्या एन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एस एन का मान दिया हुआ कितने के बराबर है 200। तो चलिए हम इसी से निकालते हैं। हम देखिए चूंकि एस एन बराबर 200, तो एस एन का फार्मूला क्या होगा, एस एन का फार्मूला होगा n/2 2a + n - 1 × d
और ये हो गया 200 के बराबर। क्या हो गया यहाँ पे, हम 2 को उधर ट्रांसफर करते हैं और मान को रखते हैं। तो n पता नहीं है जी, 2 का मान कितना है, 2 तो 2 हो गया, 1 का मान कितना है 20, प्लस n अगेन नहीं पता, और d का मान हमें कितना पता है -1, और इधर आएगा 2 गुणे 200, और इधर भाग में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। अब सॉल्व करो इसे, ये क्या आएगा देखो, n 20 दूना 40, और माइनस का करेंगे अगर इसमें गुणा तो ये हो जाएगा -n, और माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा +1, इतना हो जाएगा, और इधर हो गया 400। ठीक है, अब इसे और सॉल्व करो, ये आ गया n, और 40 में एक जुड़ेगा कितना हो जाएगा 41, और -n बराबर 400। ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा आपको। अगर ये बात समझ में आ रही है तो आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग, देखिए क्या होता है। अब इसे सॉल्व करें तो n का इसमें मल्टीप्लाई करें तो हमारा मिल जाएगा, n का 41 में, देखिए n का 41 में मल्टीप्लाई करें तो 41n माइनस n स्क्वायर बराबर 400, कितना आ जाएगा। हम एक काम करते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम सबको उधर भेजते हैं, अगर उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 0, और इधर आ गया 400, और यहाँ देखिए माइनस इधर आएगा तो प्लस n स्क्वायर, और ये हो जाएगा -41n के बराबर। थोड़ा रीअरेंज कर अगर लिखें तो हमें मिलेगा n स्क्वायर -41n प्लस 400 इक्वल टू 0। क्लियर है। तो चूंकि हम पंक्तियों की संख्या निकाल रहे हैं, जिसे हम n के रूप में अगर समझे, तो हम देख रहे हैं कि पंक्तियों की संख्या के द्वारा प्राप्त जो यहाँ n का मान है वह एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो रहा है। अतः n के कितने मान आएंगे, n के यहाँ पे 2 मान आएंगे। क्लियर है। तो अब n के कौन से मान लिए जाएंगे भाई, तो अगर दोनों मान धनात्मक आ रहे हैं तब तो दोनों कंसीडर करेंगे, अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आ रहेगा तो केवल धनात्मक वाला कंसीडर करेंगे, ऋणात्मक वाला को नहीं कंसीडर करेंगे। क्यों भाई, क्योंकि पदों की संख्या या पंक्तियों की संख्या माइनस में थोड़ी होगा। ऐसा थोड़ी कहेंगे कि 5 पंक्ति है लेकिन वो क्या है ऋणात्मक, या -5 पंक्ति है या -10 पंक्ति है, ऐसे तो नहीं बोल सकते जी। 5 पंक्ति कह सकते हैं, 10 पंक्ति कह सकते हैं, लेकिन -5 -10 नहीं कह सकते। तो चलिए इसी को सॉल्व करते हैं, कैसे आएगा। अब 400 का गुणा 1 में होगा तो 400 हो गया, और 400 का गुणनखंड किया जाए तो हमें क्या लेके आना है, 41 लेके आना है। तो 41 कैसे आएगा, 400 का इधर कहीं फैक्टर कर लीजिए, हम करेंगे तो 2 200 200 250 225, अब यहाँ देखो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, 16 में 25 जोड़ोगे 41 आ जाएगा। तो बिल्कुल आप इसी प्रकार से करिए, n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0, इतना हमारा आएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखें, इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसमें से n कॉमन अगर लें तो यहाँ हो गया n माइनस 16, और यहाँ पे -25 कॉमन लें तो यहाँ होगा n माइनस 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ दोनों में n माइनस 16 है तो n माइनस 16, और दूसरे में क्या बच गया n माइनस 25 इक्वल टू 0। अब देखें, अगर इसके बारे में हम विचार करें तो n के मान के लिए, n के मान के लिए एक बार n माइनस 16 को 0 के बराबर लेंगे, या एक बार n माइनस 25 को भी क्या करेंगे 0 के बराबर लेंगे, और यहाँ से n का मान क्या आएगा 16, और यहाँ से n का मान क्या आएगा 25। तो बड़ा अजीब हो गया भाई, n के 2 मान आया, दोनों मान कैसे आ गए, धनात्मक आ गए। तो कितने पंक्ति हैं, तो जाहिर सी बात हम कह सकते हैं कि 200 लठों में पंक्तियों की संख्या या तो 16 होगी या तो क्या होगी 25 होगी। बात क्लियर है ना। अब यहाँ पे अब एक बात समझते हैं यार कि सच में 16 भी लट्ठे अगर इसी तरीके से 20 19 करके रखे जाए तो भी 200 ही आएगा, और 25 पंक्तियों में भी इसी प्रकार से रखे जाए तो भी 200 ही आएगा। यार ये तो बड़ा कंफ्यूजन है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसके लिए एक काम करते हैं, सबसे पहले हम n बराबर 16 लेते हैं। हम कहें कि यदि यदि पंक्तियों की संख्या सोलह हो तो, यदि पंक्तियों की संख्या 16 हो तो क्या रहेगा, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो सबसे ऊपरी पंक्ति मतलब सबसे लास्ट वाला में क्या होगा, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा हमारा an हो जाएगा। तो हम कहेंगे सबसे लास्ट पंक्ति में या सबसे अंतिम पंक्ति में
लट्ठों की संख्या, और ये हमारा हो जाएगा an, और an बराबर होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। आप अच्छे जानते हैं। अब इसी में आपको मान रखना है। कैसे मान रखोगे देखिए, चलिए मैं यहाँ पे मान रखने का प्रयास करता हूँ। an, an a हमारा कितना है 20 प्लस n का मान आपने कितना लिया 16, तो 16 माइनस से, और डी कितना आया माइनस से। ठीक है जी। अब यहाँ देखिए, ये तो हो गया 20 और 16 में से एक जाए कितना हो गया 15 गुणा माइनस 1 कितना आया 20 माइनस 15 कितना आ गया 5। क्या मतलब हुआ भाई कि सबसे अंतिम पंक्ति में जो लट्ठों की संख्या आ गई वो कितनी आ गई 5 आ गई। लट्ठे 5 लट्ठे आ गए। ठीक, कब जब पंक्ति कितना हुआ 16 हुआ। अब कहें कि यदि यदि पंक्ति की संख्या 25 हो तो, अगर 25 लिया जाए तो फिर आप अंतिम पंक्ति निकालो an बराबर होगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए का मान कितना है 20, n है आपका 25 माइनस 1 और डी का मान कितना है माइनस 1। अब यहाँ क्या आ गया 20, अब प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस, अब 25 में से एक जगह 24 है, 24 गुणे 1 तो 24, अब 20 में 24 जाएगा कितना बचेगा -4 लट्ठे। इतना हो गया हमारे यहाँ पे an का मान निकल के आ गया -4 लट्ठे। अब थोड़ा गौर से देखो, क्या आप एक कह सकते हैं कि अंतिम पंक्ति में लट्ठे जो है वो -4 है? नहीं, ये बात तो नहीं संभव है, और ये कहीं भी नहीं जा सकती है कि किसी पंक्ति में ऋणात्मक में 4 लट्ठे रखे गए हैं। किसी पंक्ति में 1 लट्ठे हो सकते हैं, 2 लट्ठे हो सकते हैं, 3 लट्ठे हो सकते हैं, 4 लट्ठे हो सकते हैं, -4 कैसे होंगे भाई? इसका मतलब है कि इसमें हमने जो पंक्तियों की संख्या निकाली उस पंक्तियों में 25 पंक्ति का होना संभव नहीं है, तो अधिकतम कितने पंक्ति होंगे 16 ही पंक्ति होंगे। तो हम कहेंगे कि 25 पंक्ति संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, हम थोड़ा इसका आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं। अतः कुल 16 पंक्ति है और अंत में या अंत वाली पंक्ति में 5 लट्ठे, 5 लट्ठे, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यही बात हमारी क्या हो गई आंसर हो गई। तो ध्यान से इसको समझिएगा, बड़ा आसान है, कुछ खास नहीं। आपको आराम से क्या करना है बाबू, बस ये आपको ज्ञात करना है कि 20 19 18 17 करके अगर लट्ठे सजाए जाएं तो 200 लट्ठों को सजाने में कितनी पंक्ति बनेगी? तो आपने कहा 16 पंक्ति बनेगी। और सबसे अंत वाले पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे? तो सबसे अंत वाले पंक्ति में जो लट्ठे आएंगे हमारे 5 लट्ठे आएंगे। क्लियर ना, स्पष्ट है? तो चलिए नोट करिए। और इसके बाद अब इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, वो भी क्वेश्चन बहुत शानदार है, और उसी के साथ एक्सरसाइज हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 करने के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। अब बहुत शानदार है और ये लास्ट प्रश्न है, बड़ा मजेदार है, आपके खेल कूद वाला क्वेश्चन है। क्या कहता है देखिए ध्यान से, कह रहा है कि एक आलू दौड़ पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। देखिए यह स्थान जो है यह प्रारंभिक स्थान, मान लीजिए इसको एक हमने बिंदु ए कह दिया, ये प्रारंभिक स्थान है, और एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। यह बाल्टी यहाँ पे जो बिंदु है इस पर एक आलू रखा गया है, तो इस आलू से यह 5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तथा अन्य आलू, उसके बाद जितने भी आलू रखे गए हैं यहाँ पे, इन सब आलूओं की जो दूरी है वह 3-3 मीटर है। यह भी 3 मीटर है, यह भी 3 मीटर है, आगे भी जो आपको दिखाई देगा यह भी 3 मीटर दूरी पे है, यह भी 3 मीटर पे है, यह भी 3 मीटर है, यह भी 3 मीटर है। ठीक है जी, रखा गया है। इस रेखा पर कुल कितने आलू रखे गए? 10 आलू रखे हैं। तो कुल आलूओं की संख्या, थोड़ा इसके हल पे चलते हैं बाबू, हल ध्यान से देखिएगा। कुल आलू कितने हैं? 10 हैं। इसका मतलब n बराबर दे दिया हमारा 10। ठीक है, n बराबर कितना दे दिया? 10 दे दिया। आगे कह रहा है कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है। एक प्रतियोगी है, प्रतियोगी मतलब जो इसमें हिस्सा लिए भाग लिए, वह बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है।
और निकटतम आलू को अगर यहाँ से मान लो चलना स्टार्ट करेगा तो यहाँ से या चलते 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 पहले यहाँ पे आएगा, तो निकटतम यही आलू है। इस आलू को उठा के तक चल के कितना गया 5 मीटर, अब फिर उठा के ला के बाल्टी में रखेगा तो कितना मीटर हो जाएगा, तो 5 + 5 मिलकर कितना हो जाएगा 10 मीटर। अरे बात समझ में। तो कह रहे हैं कि निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस दौड़कर कहाँ आती है बाल्टी तक, तो बाल्टी से चलकर यहाँ जाती है अब फिर दौड़कर कहाँ पे आती है बाल्टी तक। तो पहली बार में कितनी चली, तो 5 + 5 मतलब 10 मीटर। उसके बाद से दूसरा आलू उठाने के लिए अब फिर यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी, दूसरे के लिए ये दूसरा है हमारा, तो यहाँ से चलेगी यहाँ तक, तो यहाँ तक गई दूसरा उठाने, तो 5 + 3, 5 + 3 कितना हो गया 8, 5 + 3 क्या हो गया 8, तो इतना ही इधर जाएगी अब फिर उतना ही लौट के आएगी, तो 8 + 8 कितना हो जाएगा 16। क्लियर है। वैसे ही तीसरे के लिए, तीसरा के लिए यहाँ से चलकर कहाँ तक जाएगी यहाँ तक जाएगी, तो यह क्या हो गया, यह तो हो गया था 5 + 3 + 8, 8 + 3 कितना हो गया 11, तो 8 + 3 कितना हो गया 11, तो यहाँ हो गया 11, यहाँ हो गया 8 और यहाँ हो गया 5। अगर ध्यान से देखोगे तो 5 जाएगा और 5 आएगा, तो हम लिख सकते हैं 2 × 5 मतलब 10 मीटर। कितना मीटर 10 मीटर। 8 जाएगी और 8 आएगी तो 8 × 2 कितना हो गया 16 मीटर। उसी प्रकार से यहाँ पे 11 जाएगी और 11 आएगी तो 11 और 2 कितना हो गया 22 मीटर। बात समझ में आ रहा है, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। तो कह रहे हैं कि वापस दौड़ते उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सब के सब आलू हमारे कहाँ पे ना आ जाए बाल्टी में ना आ जाए। इस प्रतियोगी को कुल कितनी दौड़नी पड़ेगी, आपको ये बताना है कि कुल 200 के 200 आलू को बाल्टी तक डालने में इस प्रतियोगी जो है जो प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है उसको कितनी दौड़ लगानी पड़ेगी, कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। बड़ा आसान है, आप यहाँ पे लिखें प्रत्येक आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक प्रतियोगी द्वारा तय दूरी की सूची। तो पहली सूची कैसे प्राप्त होगी भाई, तो वो होगा 2 × 5 मतलब 5 जाएगा 5 आएगा, दूसरा 2 × 8, 8 जाएगी 8 आएगी, तीसरा 2 × 11, समझ में आए। चौथा क्या आ जाएगा भाई, अगर ध्यान से आप देखो तो चौथा हमारा यहाँ पे आएगा, तो ये है 11 11 3 14, ये हो जाएगा आपका 2 × 14 और इसी तरह कहाँ तक 10 साल मतलब 10 पदों तक, 10 पदों तक। क्लियर है ना। अब थोड़ा इसे सॉल्व करो, ये हो गया 5 दूना 10, ये हो गया 16, ये हो गया 22, ये हो गया 28, डॉट 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 कहाँ तक 10 पदों तक। तो मजे की बात है, क्या यह सूची एक एपी है, बिल्कुल है सर। 16 में से 10 जाएगा 6, 22 में से 16 जाएगा 6, 28 में से 22 जाएगा कितना 6, ये तो है ही है। हम कहेंगे उपरोक्त सूची एक एपी है। उपरोक्त सूची एक क्या है एपी है, इसलिए ए प्रारंभिक पद कितना आ गया 10, सार्वंतर डी तो 16 - 10 कितना आ गया 6, पदों की संख्या कितने आलू हैं 10, तो 10 क्या निकालना है आपको, कुल दौड़ निकालनी है। देखो ये क्या है लंबाइयां है, ध्यान रखना, यह क्या है एक प्रकार की लंबाइयां है, तो हमें कुल लंबाई निकालनी है, तो हम निकालेंगे 10 पदों तक तय किए गए दूरियों का योगफल मतलब S10 का मान आपको ज्ञात करना है। आसान है, कुछ नहीं है, तो चलो निकालो। कैसे निकालोगे भाई आप, तो आप लिखेंगे चूंकि चूंकि n पदों का योग और n पदों का योग होता है हमारा Sn, या बराबर होता है n/2 2a + n - 1 × d। आप अच्छे जानते हैं, क्लियर है। यहाँ क्या पूछा गया है, इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, तो आप लिखेंगे 10 आलू 10 आलूओं को उठाकर बाल्टी में डालने तक प्रतियोगी द्वारा तय कुल दूरी
और आप निकालेंगे देयरफॉर S10, और S10 बराबर हो जाएगा 10/2 2a। ये अभी निकाला कितना है, 10 है, 10 प्लस 10 माइनस 1, और डी आपका 6 है। ठीक है जी, सब में से 2 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ आ जाएगा 10/2 इंटू 2, 10 प्लस 9, और 6 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया आपका 10, और यहाँ हो गया 10 प्लस 9 27, इतना आ गया। इधर हम सॉल्व कर देते हैं, कितना आ जाएगा भाई, तो S10 का मान हमारा आ गया 10 गुणे 37, 10 गुणे 37, देयरफॉर S10 निकल के आ गया 370, और मीटर में है तो मीटर के बराबर। इसका मतलब है कि सभी आलुओं को प्रतियोगी द्वारा बाल्टी में डालने तक कुल तय दूरी जो होगी वो 370 मीटर के क्या होगी, बराबर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, आसान है, कुछ खास नहीं था। तो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज के सारे प्रश्न यहाँ पे क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर खूब अच्छे समझ में आया होगा। साथ ही साथ समांतर श्रेणी की जितने भी प्रश्न, जितने भी एक्सरसाइज हैं, सब समझने में आपको बड़ी आसानी हुई होगी। तो यह एक्सरसाइज आपका 5 से 6 नंबर बड़े सरलता से आपको क्या करता है, एग्जाम में देता है। तो समांतर श्रेणी को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर कोई नया बच्चा इस पे आ रहा है तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए भाई। और साथ में अगर पुराने इसके लेक्चर नहीं देखें या पहले के लेक्चर नहीं देखें तो आप शुरू से जाके समांतर श्रेणी को क्या करिए, पढ़िए, मजा ही आएगा, आनंद आएगा। और कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि जो टॉपिक को मैंने आप ठीक से ना पढ़ाने का प्रयास किया हो। तो उम्मीद करता हूँ सर आपको खूब अच्छे से क्या होगा, समझ में भी आएगा। तो चलिए, आज हम 5.3 यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर दिए, और अगला जो लेक्चर लेके आएंगे वो समांतर श्रेणी का ही होगा, वो होगा विविध प्रश्नावली। अब विविध प्रश्नावली का एक वन शॉट लेंगे, और उसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को वन शॉट में ही क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो वह भी आपका चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके साथ साथ पूरा का पूरा अध्याय हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो नोट करें, अब मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।